हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा झा। विद द गिवर में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड। इससे पिछले की वीडियो में भी हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्कस किया था और उसी को हम आगे इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछली की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। साथ ही साथ इसे हमने अलग अलग सोर्सेज से लेकर इसे हमने बनाया है हमारे संविधान को। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमने वो रशिया से ली हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो हमने जर्मनी से अडॉप्ट किए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलकर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखने में फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम दोनों के ऊपर ही बेस्ड है। दोनों के ही फीचर हमें देखने को मिलते हैं। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है और यहाँ पर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी बात की गई है। अब हम आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 to 35 में इलेबोरेट किए गए हैं। पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 to 35 में इलेबोरेट किए हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल का मतलब ही यही होता है बेसिक। देखिए, और जो बेसिक है वो तो हर चीज़ हर इंसान के पास होनी चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हमें मतलब बेसिक का मतलब क्या है कि बिल्कुल आधारभूत चीज़ें, ठीक है, तो वो हर इंसान के पास होनी चाहिए। तो सेम फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो बिल्कुल बेसिक जो राइट्स हैं वो हर इंसान के पास होने चाहिए। तो वही हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया। ये फंडामेंटल राइट्स को ऐड करने का जो मेन एम जो था वो था हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का, सिटीजन का ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मेन एम यही था। हम बात करें चाहे उसके मोरल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, तो इसका जो मेन एम यही था कि इंसान का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, वो अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है, वो एक समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके अपने अधिकारों के साथ। अब एक इमेजिन कर लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, उसके पास समानता का अधिकार नहीं है, उसे बोलने का अधिकार नहीं है, उसे अपने जो विचार हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको बताने का, उनको दिखाने का अधिकार नहीं है। तो वो किस तरह से सोसाइटी में एडजस्ट करेगा? अगर इक्वालिटी का जो है राइट नहीं होगा उस पर्सन के पास, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिलेंगी। एक इंसान को दूसरे इंसान से कम समझा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो जीवन का स्तर है वो गिरता चला जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स ऐड करने का मेन पर्पस ही यही था कि लोगों का डेवलपमेंट हो सके, लोगों के जीवन में सुधार हो सके और लोग अपना जीवन जो है एक बेहतर तरीके से व्यतीत कर सके। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टार्टिंग में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी, हमारे पास पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन बाद में इस राइट को रिमूव्ड कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। बाद में इसे जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और अब जो है इसे लीगल राइट में चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हमारे पास अब टोटल जो है फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए, इन सब में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है जो कि इस वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो हमारे जो साइलेंट फीचर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं,
उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं जो फोकस रहूँगी वो फीचर्स पे फोकस रहूँगी, लेकिन इनको मैं जब सेपरेट जो फंडामेंटल राइट्स का हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें मैं जो हूँ इन सारी ही चीज़ों को अलग से इलेबोरेट और अच्छे से पूरे डिटेल में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14। यहाँ पे आर्टिकल 14 का डिस्कशन करना ज़रूरी है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कोई भी जो स्टेट है वो किसी भी सिटीज़न को इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है, या कानून के समक्ष जो या फिर प्रोटेक्शन का जो अधिकार है, उससे जो है वो वंचित नहीं रखेगा कोई भी स्टेट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है और कोई पुअर पर्सन है, ठीक है, बहुत गरीब है इंसान, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास ज़्यादा प्रिविलेज होंगी या इसको कानून के समक्ष जो है इसको समान, इसको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी और इसे कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इसका कहने का मतलब ही यही है कि कानून के समक्ष चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से बिलोंग करता हो, कोई भी जेंडर हो, वहाँ पे जो है वो कानून के समक्ष क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो नेचर में जस्टिसेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके राइट का, फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है, ठीक है, तो आप उसके लिए डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी एग्रीड पर्सन जो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको राइट टू फ्रीडम मिला है तो इसके अंदर ये नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कहेंगे, आप किसी को अब्यूज़ करेंगे, किसी को थ्रेट देंगे, या फिर ये मान लीजिए आप जो है अब जो हेट स्पीच देंगे, कॉमनर स्पीचेस देंगे, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। तो इसके ऊपर कम्प्लीटली क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको मिले तो हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ मिले हैं। और जाहिर सी बात है कि अधिकार मिलने का ये मतलब नहीं है कि उन अधिकारों को आप जो है एक रॉन्ग वे में आप जो है उसको यूज़ करने लग जाएं। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई भी जो है डिस्कशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में जब हमारे देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी की सिचुएशन आई, ये कब आई थी हमारे इंटरनल इमरजेंसी की सिचुएशन, ये आई थी आपकी 1975 से 1977, ठीक है। इस दौरान जब इंटरनल इमरजेंसी की सिचुएशन आई, तब यहाँ पे लगा कि हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अधिकारों को इंजॉय करते हैं, हम अपने राइट्स को इंजॉय करते हैं, तो एक सिटीज़न का ये ड्यूटी बन जाता है कि वो देश के प्रति उसके जो है, देश के प्रति जो उसके कर्तव्य जो हैं उसका भी वो पालन करे, देश के लिए भी जो है वो अपना योगदान दे, ठीक है। तो इस टाइम जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो है हमें ज़रूरत दिखाई देने लग गई। फिर वहीं पे जो है स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, इन्होंने भी रिकमेंडेशन दी कि हमारे संविधान के अंदर जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया गया और इसे जो है प्लेस्ड किया गया आर्टिकल 50A पार्ट 4A के अंदर। स्टार्टिंग में हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही थी, लेकिन जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड की गई थी, ठीक है। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, वो हमने अडॉप्ट किया था रशिया से, जो कि फॉर्मर USSR है, ठीक है। और इसके अंदर ना कोई भी जो आप कह सकते हैं कि आप लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के सिचुएशन में है कि अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आप वहाँ उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है या सिटीज़न के ऊपर जो है कोई फोर्सफुल जो है प्रेशर, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लीगल कोई प्रेशर इसके अंदर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और स्टेट मतलब राज्य, और पॉलिसी हम जब नीतियाँ बनाते हैं तो प्रिंसिपल मतलब उन राज्य को उन सिद्धांतों का पालन करना है, राज्य को कुछ सिद्धांतों का पालन करना है अपनी नीतियाँ बनाते टाइम।
अब वो पॉलिसी जो है वो किसके लिए बनाएंगे, ये पॉलिसीज़ बनती हैं सिटीजन्स के लिए, ठीक है, नागरिकों के लिए पॉलिसीज़ बनती है। तो जब भी कोई स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के लिए कोई भी पॉलिसी बनाएगा, तो पॉलिसी बनाते टाइम कुछ गाइडलाइंस हमें दी गई हैं अपने संविधान के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसके फॉर्म में ही कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। उन्हें स्टेट को उन पॉलिसीज़ का, उन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है जब वो ये पॉलिसीज़ अपने सिटीजन्स के लिए बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये क्या है, एक गाइडलाइन है, किसके लिए, स्टेट के लिए, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, स्टेट के लिए कि आपको जो है आपको अपनी पॉलिसी बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली आपकी जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो समाज का क्या कर सके, कल्याण कर सके। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है समाज में इकोनॉमिक, सोशल, ये इकोनॉमिक और सोशल जो है डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की गई है। हमारा जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये ऐड किया गया है संविधान के पार्ट 4 में, इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और इसे अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो इसे हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, ठीक है। और इसको जो है लीगली कोई भी इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर स्टेट जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाते टाइम इन्हें ध्यान रखे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं रखता है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी जो है लीगल जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हो सकता है। इसका मेन एम ही यही है कि समाज के अंदर एक सोशल वेलफेयर जो है, कल्याण की जो है भावना हो, और जो है लोगों का कल्याण हो सके, समाज में जो है इक्वालिटी जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा जो है लोगों के बीच में असमानता को जो है ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो पॉलिसीज़ बनाते टाइम इन जो है गाइडलाइंस का गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यही हमको बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकुलर स्टेट की। देखिए सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, कि मतलब किसी भी धर्म से लगाव नहीं रखना है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टैंड लेता है सेकुलर स्टेट का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी जो है ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का। हमने क्या करा है, हमने ये माना है कि हर एक जो रिलीजन है वो हमारे लिए इक्वल है और हम उसे इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वली क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी जो ऐसा रिलीजन, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर हिंदू कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा है तो हिंदुज़म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने पहले ही एक स्टैंड लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि हम क्या है, हम एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पे सारे ही धर्म, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, कोई भी धर्म जो हो उसको जो है हम बराबर मानेंगे और उसका इक्वली क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा जो ये जो सेकुलर वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया था। और यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टेट जो है रिलीजन के बेस्ड पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी जो है किसी भी उसके साथ, किसी भी सिटीज़न के साथ। और यहाँ पे बल्कि देखा जाता है कि जो माइनॉरिटी है उसे जो है ज़्यादा एक तरह से उनको बड़ा, माइनॉरिटी का मतलब होता है जिनकी संख्या कम है, ठीक है, और मेजॉरिटी का मतलब है जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या है, वो माइनॉरिटी में है, तो उनको बल्कि आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है अलग से प्रोविजंस दे रखे हैं। जो बैकवर्ड कम्युनिटी है या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली स्टैंड लिया गया है कि हमारा जो इंडियन स्टेट जो है वो क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब कि सबको साथ लेके चलना है हमें, ठीक है, सभी लोग इंक्लूडेड है। तो जब सभी लोग इंक्लूडेड है तो यहाँ पे किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा, किसी की जाति नहीं देखी जाएगी, किसी की भाषा नहीं देखी जाएगी। यहाँ पे जो बेसिक जो कंसेप्ट है यहाँ पे ये है कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, लेकिन अगर आप जो है भारत के नागरिक हैं और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं है, तो आप जो है आपके पास क्या है, वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है, कि एक पर्सन का जो वोट है वो एक इंसान का जो वोट है वो क्या
काउंट किया जाएगा, 1 वोट काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया है कि किसी भी धर्म या किसी भी भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। आप जो है, आप जो अगर 18 ईयर्स से जो है, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं है तो आपको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्शन है वो इसी बेसिस पे ही होते हैं हमारे यहाँ पे, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या फिर वो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो जाते हैं। हमारा जो वोटिंग एज जो है इसको रिड्यूस्ड कर दिया गया था, 21 साल से 18 साल रिड्यूस कर दिया गया था 1989 में बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू। अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कंट्री हैं वहाँ पे जो है डुअल सिटीजनशिप वर्क करती हैं। जैसे यूएसए है तो वहाँ पे जो है एक कंट्री की सिटीजनशिप अलग हो जाती है और एक स्टेट की सिटीजनशिप अलग हो जाती है। तो वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो सिटीज़न हैं, वो डुअल राइट्स को इंजॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप ही है जो कि इंडियन सिटीजनशिप है। और इंडिया के जो सभी जो लोग हैं वो सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को इंजॉय करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। मतलब यहाँ पे जो है सिर्फ केवल क्या है, एक ही नागरिकता है, और वो कौन सी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा। आने वाली वीडियो के अंदर मैं एक नया टॉपिक लूँगी और उसको डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।